नमस्कार दोस्तों, आज है 22 मार्च। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। पहला है ग्लेशियर को लेकर। तो ग्लेशियरों का गायब होना। अब अभी हुआ क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ है। अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण दुनिया के कई ग्लेशियर जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। इसी में एक ग्लेशियर है ओकजोकुल। ये ग्लेशियर भी पूरी तरीके से अब पिघल चुका है। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले जो नाम है ओकजोकुल ग्लेशियर है कहाँ पे, तो ये ग्लेशियर आइसलैंड वाले एरिया में है। और आइसलैंड की जो राजधानी है रेक्जाविक, उसके पास ही एक सील्ड ज्वालामुखी है। इसका नाम क्या है, ओक सील्ड ज्वालामुखी। और इसी के आसपास ये स्थित है, मतलब था ओकजोकुल ग्लेशियर। और ये पूरी तरीके से अब क्या हो गया है, पिघल चुका है। पहले भी क्या ग्लेशियर विलुप्त हो चुके हैं, पिघल चुके हैं, बिल्कुल है। अमेरिका में एंडरसन हुआ है, क्लार्क हुआ है, न्यूजीलैंड में बाउमन हुआ है। तो ऐसे कई सारे दुनिया भर के जो ग्लेशियर हैं वो पिघल चुके हैं। तो ये हमने जाना। अब लोकेशन देख लेते हैं कि जो अभी आइसलैंड की हम बात कर रहे हैं वो है कहाँ पे। तो ये कौन सी है, 66.5 है। और इसी के पास कौन सा स्थित है देश, आइसलैंड है। और आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेक्साविक। और यही वाले एरिया में हुआ करता था ये ग्लेशियर। अब मेन बात आता है कि ग्लेशियर क्या होते हैं। तो ग्लेशियर एक उदाहरण है परमाफ्रॉस्ट के। तो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, जहाँ परमानेंट परमानेंट क्या हो, आइस होनी चाहिए। और कैसी आइस, लगभग कि 2 साल से ज़्यादा तक के लिए लगातार बर्फ़ जमी हो। और ऐसे एरिया आमतौर पर कहाँ रहते हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो ग्लेशियर बर्फ़ और बर्फ़ की कणों का एक विशाल कैसा होता है, स्थायी जमाव होता है, जो अपने भार और गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे बहते हैं। तो ग्लेशियर जो होते हैं वो कैसे हैं, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण धीमे धीमे चलते से दिखते हैं। अब क्या हुआ है, अब ऐसे एरिया में शून्य टेम्परेचर होता है, वहीं ग्लेशियर बनते हैं। तो हम कहाँ देखते हैं, एक तो बड़े जो ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर्वत के ऊपर वाले एरिया में हमें दिख जाते हैं। उसके बाद है समुद्र में दिख जाते हैं। तो समुद्र का मतलब है ठंडे एरिया होते हैं, आर्कटिक अंटार्कटिक ऐसे वाले एरिया में। अब शीत ऋतु में इन वाले एरिया में क्या होता है, शीत ऋतु में बर्फबारी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं ग्लेशियर का महत्व। कि स्वच्छ जितना हम जल होते हैं, जल का भंडार। अब पानी जो सबसे अच्छा होता है वो कहाँ होता है, ग्लेशियर के पानी, क्योंकि साफ जो साफ पानी होता है। तो जल भंडार जो है पृथ्वी का 3/4, तो काफ़ी ज़्यादा है, 3/4 जल के भंडार का ग्लेशियर से ही प्राप्त होता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा में ये उपयोग देते हैं, क्यों, जैसे अब गंगा नदी है या कोई सी भी नदी है, वो उनका पानी कहाँ से आता है, तो जो पानी है वो ग्लेशियर या बर्फ़ है उन्हीं से तो आता है। तो यही है। जैव विविधता की बात करें तो ग्लेशियर के पिघलने से एक चीज़ क्या हो जाती है, ग्लेशियर के पिघलेंगे उससे जो पानी का लेवल है, वो वाटर लेवल वो बढ़ जाएगा पूरे दुनिया में। अब पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो झील, महासागर और इनमें जो पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है वो नहीं हो पाएगी। क्यों, अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो पानी कम आएगा ऊपर से ग्लेशियर से। और पानी कम आएगा तो उनमें जो पोषक तत्व हैं वो भी नहीं आएंगे, पोषण नहीं आएंगे। तो क्या याद रखना है कि ये चीज़ें जैव विविधता के लिए नुकसान पहुंचाएंगे ग्लेशियर। अब एक चीज़ ये भी तो है कि इससे नुकसान क्या होंगे, तो एक तो जल चक्र बाधित हो जाएगा, ताज़ा जल नहीं मिलेगा। और अगर ग्लेशियर पिघल जाएगा तो पूरे शहरों में क्या हो जाएगा, ऐसे बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। बाढ़ आएगी और कृषि को क्या हो जाएगा, संकट आ जाएगा, क्योंकि फसलें नहीं होंगी। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। अगर ग्लेशियर आता है, मतलब ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो जो झीलें हैं, जैसे एक सिक्किम में देखा गया था पिछले वर्ष में, सिक्किम में, कि ग्लेशियर के कारण ही, ग्लेशियर में जो बर्फ़ थी वो पिघल चुकी थी, उसके कारण क्या हुआ था, आउटबर्स्ट हुआ था, बाढ़ आ गई थी। तो ऐसी चीज़ें, साथ ही हिमस्खलन देखने को मिलेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। और जलवायु परिवर्तन में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट में हो जाएगा वो हो जाएगा कि एल्बिडो बढ़ जाएगा, मतलब घट जाएगा। अभी क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से जो आते हैं प्रकाश की किरणें, वो किरणें बर्फ़ क्या कर देता है, उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में क्या करती हैं, लौट जाते हैं। अब सोचो ग्लेशियर ही नहीं होगा तो एल्बिडो कैसा हो जाएगा,
कम हो जाएगा। और एल्बिडो अगर कम होगा तो जो सूर्य का प्रकाश होगा उन्हें अवशोषित कर लिया जाएगा पृथ्वी के आसपास के कणों के द्वारा। और अगर ऐसा होगा तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इससे संबंधित, ग्लेशियर से संबंधित। अब दुनिया में कहीं संरक्षण होता है इसका? बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को, इसी वर्ष को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित करके रखा है। तो ये इस वजह से आ ही सकता है। उसके बाद एक इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम भी चलता है। मेन क्या रहेगा, 2025 वाला ये। साथ ही यूनेस्को का एक प्रोग्राम भी है। भारत में क्या है तो ये याद रखना है, हिमांश अनुसंधान संगठन, जो हिमालय में ग्लेशियर है, पूरे हिमालय में कई सारे उनके लिए भारत का क्या है, हिमांश है। तो ये याद रखना है। इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो ये देखना। अगला है, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर के हरियाणा में लगा है। मतलब गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है, ये कहाँ का है, हरियाणा में भी ये गोरखपुर है। तो हरियाणा के गोरखपुर में एक स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला क्या है, उत्तर भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसमें 2 जुड़वा इकाइयाँ होंगी और एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का होगा, जिसमें से मतलब ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर से ये काम करेंगे जो 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। अब बात आता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर क्या होता है ये। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर होता है जिसमें क्या हम करते हैं, जो यूरेनियम 235 होता है उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे ईंधन के रूप में। और फिर D2O जो भारी जल होता है उसे कूलेंट के रूप में यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर काम करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो हीट भी तो होता है। तो हीट को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, भारी जल चाहिए होता है। और अगर हम बात करें ईंधन के रूप में हमें क्या चाहिए होता है, तो यूरेनियम चाहिए होता है। कौन सा यूरेनियम, ये भी पूछा जा सकता है। यूरेनियम 235 चाहिए होता है। तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और D2O होता है। अब इसे और समझ सकते हैं तो ऐसे समझो कि एक अगर न्यूक्लियर रिएक्टर एक किचन है, न्यूक्लियर रिएक्टर ये इसे मान लो क्या है, ये एक किचन है, न्यूक्लियर रिएक्टर किचन है। तो यूरेनियम जो हम देख रहे हैं 235 39, तो यूरेनियम 235 जो है ये क्या है, यूरेनियम 235 है, ये क्या है, ईंधन है उसका। मतलब किचन का ईंधन का मतलब है किचन में जो बॉयल हो रहा होगा जो चीज़ है, तो इसे कुकर समझ सकते हैं। तो इसे कुकर समझ सकते हैं जहाँ पे पूरा एनर्जी है। तो ये वाली चीज़ हमने समझी है, धुआं सा है तो यही चीज़ है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, किचन की तरह समझ लो। और यूरेनियम ईंधन के रूप में समझ लो। ईंधन का मतलब है जो ऊर्जा में निकल रही होगी, तो कुकर में ऊर्जा संरक्षित रहती है वाष्प के रूप में, तो वही वाली चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे ही इसमें ऊर्जा रहेगी। तो ये वाली चीज़ है। भारी जल की विशेषता क्या होती है, ये हाइड्रोजन को समस्थापन कर देते हैं। मतलब सामान्य जन की तुलना में ये भारी होता है तो अच्छी तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। अब न्यूट्रॉन को धीमा करने में ये सक्षम होता है। तो हैवी वाटर जो प्रेशराइज्ड वाला होता है ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। और जो नाभिकीय विखंडन होता है, क्योंकि न्यूक्लियर किस पे काम करते हैं, विखंडन पे। और इनमें क्या है, इनमें न्यूट्रॉन ही तो होते हैं, मेन जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन ही वो चीज़ें करते हैं। तो न्यूट्रॉन की प्रक्रिया को ही धीमा कर दिया जाता है। अब भारत में 220 मेगावाट की क्षमता के पहले ही जो प्रेशराइज्ड लगा है वो कौन सा है, राजस्थान वाले एरिया में। तो हमने ये समझा। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर में यूरेनियम 238 यूज़ कर रहे हैं ईंधन के रूप में, और प्लूटोनियम भी यूज़ करते हैं। तो प्लूटोनियम 239 का उत्पादन होता है। अब एक चीज़ करोगे, सोचो कि उपयोग यहाँ कर रहे हो या उत्पादन होता है, इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ, जैसे हम कृषि करते हैं तो कृषि करने के बाद हम फसल बोते हैं, गेहूँ हमने बोए, तो जब गेहूँ का उत्पादन हो, मतलब गेहूँ हमने बोते हैं तो गेहूँ के बीज भी तो बनते हैं अगली बार के लिए। मतलब हमें बीज भी तो प्राप्त होता है। आलू हम उत्पादन करते हैं तो आलू अगली बार के लिए बीज के रूप में उत्पादित होता है। मतलब पहले से ज़्यादा ही तो आलू होता है जितना बोते हैं। ठीक उसी तरीके से ये काम करता है कि इसमें क्या करते हैं, जितना हम यूरेनियम डाल लें प्लूटोनियम का उत्पादन हो जाता है, मतलब ज़्यादा ईंधन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ देखी। अब 1960 के दशक में भारत और कनाडा के सहयोग से पोखरण में परीक्षण हुआ था।
तो ये चीज़ है। पोखरण में परीक्षण हुआ था, मतलब कनाडा ने हमें सहयोग देने के लिए तकनीकी सहयोग दिया। फिर हमने जब पोखरण का परीक्षण कर दिया तो कनाडा ने सहयोग समाप्त कर दिया था, क्योंकि फिर इंटरनेशनल दबाव बढ़ा। दूसरी चीज़ है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं, इनमें प्लूटोनियम 239 और थोरियम का उपयोग होता है और यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, जो अगले ईंधन के रूप में काम होता है। वही चीज़ है कि हम क्या करेंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन ज़्यादा बन जाता है हमारा। तो ये है। थोरियम के आधार पर अभी तो बना नहीं है, रिसर्च यहीं चलती हैं। तो इस चरण में जो थोरियम वाला तीसरा चरण होता है, इसमें थोरियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये चरण है, 3 चरण। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। जो प्रेशराइज्ड वाले होते हैं इनमें 3 चरण से जो होता है चीज़ चलती है। अब उसके बाद है भारत के पास सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है ही हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें देगी। तो अब इसके संबंध में अभी हाल में ही क्या हुआ है, भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास की योजना। तो एक तो हमने 2047 तक लक्ष्य रखा है अपना 200 गीगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर का। दूसरा है वर्तमान में हमारा है कितना, अभी 8 के आसपास है। सोचो 8 है हमारे पास, 8 गीगावाट, और 100 में करना है 2047 तक। लक्ष्य तो काफ़ी बड़ा है हमारा। उसके बाद स्वदेशी जो चल रहे हैं हैवी वाटर रिएक्टर, वो काकरापारा गुजरात में पहले से ही ये कार्यरत है। तो गुजरात वाला एक याद रख सकते हैं। इसके बाद है नवीनतम खोजों में, जैसे झारखंड का जादूगोड़ा एक जगह है, वहाँ यूरेनियम के भंडार मिले। तो पूछा जाए कहीं भारत में ऐसा हुआ है, तो यूरेनियम के भंडार बिल्कुल मिले। वरना हम यूरेनियम के लिए क्या है, आयात पर निर्भर करते हैं। तो ये एक समस्या की बात रहती है। उसके बाद राजस्थान में भी नए उद्यम बनाए जा रहे हैं। अब इसके संबंध में ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा, अभी हैवी वाटर जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर हैं उनके बारे में, रिएक्टर के बारे में देखा था। तो ये, और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या याद रखना है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन हम जितना यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ईंधन का उत्पादन हो जाता है। तो ज़्यादा एनर्जी पैदा हो, ज़्यादा ईंधन उत्पादित हो जाता है, ये भी हमने देखा। इसके बाद है ये क्वेश्चन है कुछ अगला है, संयुक्त राष्ट्र का जल विकास रिपोर्ट आई है, किसकी आई है, तो यूनाइटेड नेशंस का अंतर्गत ये यूनेस्को। तो यूनेस्को ने निकाला है संयुक्त राष्ट्र में क्या है, विश्व जल रिपोर्ट। तो इसमें यही बताया है कि जो अल्पाइन ग्लेशियर है, मतलब पर्यावरण के लिए थोड़ा बताई गई हैं चीज़ें, जैसे अल्पाइन ग्लेशियर है और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र है, इनके संबंध में इसमें चर्चा की गई है। महत्व बताया गया है कि पारिस्थितिक संतुलन करने के लिए जल की अहम भूमिका है। तो ये चीज़ है, क्योंकि देखो अब पृथ्वी पे पानी, अभी हमने जैसे देखा था ग्लेशियर वाले में कि पानी चाहिए होता है तो वो कहाँ से आता है, जो ग्लेशियर होते हैं। तो जल विकास रिपोर्ट में उन ग्लेशियर पे ही चर्चा करी गई है। तो इसमें बताया गया है कि जो दुनिया मतलब हिस्सा है वन क्षेत्र का पर्वतीय क्षेत्र का 40% हिस्सा है वो वन से ढका हुआ है। तो पर्वत पर ज़्यादातर क्या होते हैं, वन होते हैं, और इन पे ही अल्पाइन टुंड्रा वन होते हैं। अल्पाइन टुंड्रा या अल्पाइन टावर का मतलब यूरोप के जो वन क्षेत्र होते हैं उनसे ज़्यादा है। इसके बाद है, हालांकि अल्पाइन तो एक विशेष प्रकार का क्या होता है, वनस्पति है। तो ये होता है। इसके बाद है वनस्पति का मतलब अल्पाइन जो पढ़ते हैं ना, टुंड्रा टैगा वन है। तो ये जैव विविधता, अब इन पर्वतों में ही हमने देखा पर्वत का 40% वन होता है और यहीं हॉट स्पॉट भी होता है ज़्यादातर दुनिया के। तो 34 में से 25 जो हॉट स्पॉट हैं वो कहाँ हैं, पर्वत वाले एरिया ही में। जल संतुलन को बनाए रखते हैं क्योंकि पर्वत से ही हमें पानी ज़्यादातर मिलता है। कार्बन भंडारण के रूप में भी ये काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इसके बारे में। इसमें ही है अब पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र के खतरे क्या हो रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है जैसे हमने देखा, उसी के संबंध में बताया गया। जैसे कि एंडीज पर्वत में जो है, एंडीज पर्वतमाला, उसमें 30 से 50% बर्फ़ की हानि हो गई है। अब एंडीज साउथ अमेरिका वाला एंडीज पर्वतमाला जो हमने कल देखा भी था वीडियो में, तो उसमें 30 से 50% बर्फ़ ख़त्म हो चुकी। ऐसे ही हिंदुकुश पर्वतमाला जो अपने पाकिस्तान मतलब भारत के उत्तर में जो है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, ये अपने आसपास वाला एरिया रहेगा हिंदुकुश के आसपास। तो ये यहाँ पे भी बर्फ़ पिघल रही है और बताया गया है कि मतलब अगले 75 वर्षों में 50% ग्लेशियर पिघल चुके होंगे। इसके बाद है वाटरमेलन स्लो। अब वाटरमेलन स्नो का क्या मतलब, वाटरमेलन से ही नहीं है, तरबूज से। मेन बात है वाटरमेलन कैसे होते हैं, लाल होते हैं। तो जब बर्फ़ ऊपर की पिघल जाती है तो नीचे कई प्रकार के एलगई होते हैं, एलगई। अब ये एलगई का रंग होता है रेड।
तो एल्गाई होते हैं वो कई प्रकार के, जैसे हरे कलर के भी तो होते हैं एल्गाई, तो रेड भी होते हैं। तो पानी के नीचे वाले एल्गाई रेड टाइप के होंगे। तो ये लाल शैवाल की वृद्धि होगी, इससे वही एल्बिडो घट जाएगा और फिर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ है, ये लाल सा दिखेगा फिर ये एरिया। शहरी प्रदूषण बढ़ेगा, वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ेगा इससे। अब वैश्विक वन दृष्टि देखें तो वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो इसमें मेन है कि फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट द्वारा इसे पारित किया गया है। अगर पूछा जाए तो 2030 का वन दृष्टि एक आई है, वैश्विक वन दृष्टि ग्लोबल फॉरेस्ट विजन, किसने पारित, मतलब कौन लेके आया? फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट के द्वारा। इसमें बताया गया वही वन संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, और उसके बाद है टिकाऊ विविध और टिकाऊ वन व्यापार को बढ़ावा दें। विविध और टिकाऊ मतलब ऐसा हो कि ज़्यादा, जैसे कृषि करते हैं तो कृषि में कैसा होना चाहिए? विविधीकृत होना चाहिए और टिकाऊ होनी चाहिए। साथ ही वन कार्बन भुगतान, जैसे कार्बन वगैरह है, कार्बन क्रेडिट वगैरह, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, वित्त पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। हानिकारक जो चीज़ें हैं उन पर सब्सिडी को कम कर देना चाहिए कृषि को। तो ये इसमें आए हैं। उसी के बाद में हिंदुकुश अभी जो हमने देखा इसका देख लेते हैं। तो हिंदुकुश का जो ऊंचाई है वो लगभग 4000 के ऊपर वाला हिंदुकुश का ऊंचाई होता है। अब ये यहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद तीसरा एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर का क्षेत्र है। तो यही इंपॉर्टेंट रहता है हिंदुकुश के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि आर्कटिक अंटार्कटिक तो है ही है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कहीं सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर वाला एरिया है वो कौन सा है? हिंदुकुश ही है, क्योंकि हिमालय वाली बेल्ट पड़ जाती तो ये यहाँ से 10 से ज़्यादा नदी तंत्र निकली हैं, 12,000 से ज़्यादा झीलें हैं इस पूरे एरिया में, छोटी छोटी। तो ये एशिया का तृतीय थर्ड पोल कहा जाता है। 2 पोल तो हम जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तीसरा पोल अगर बात करेंगे थर्ड पोल, तो यही वाला एरिया है। अब हिंदुकुश बार बार आ रहा है तो कहाँ है ये देखते हैं। तो ये तो भारत का मैप है ये, तो ये हमारा कश्मीर वाला एरिया है। अब कश्मीर वाला ये है हिंदुकुश माउंटेन, ये तो हिंदुकुश माउंटेन इधर जो ये पामीर की गांठ पड़ते हैं वही वाला एरिया है हिंदुकुश। तो जो पाकिस्तान का भी एरिया हो तो उस वाले एरिया के अंतर्गत ही हिंदुकुश वाला एरिया है। तो ये है, तो ये हमें याद रखना है हिंदुकुश वाला नाम एक। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो थोड़ा चर्चा में चल रहा है इस वजह से। तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है तो क्रिस्टी कोवेंट्री करके हैं जो जिम्बाब्वे की, वो क्या है महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। तो कौन सा है? क्रिस्टी जिम्बाब्वे की ओलंपिक समिति की। अब मेन बात है ओलंपिक समिति के बारे में कुछ फैक्ट आ सकते हैं कि मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में। स्थापना कब हुई थी जो ओलंपिक कराते हैं समिति की? तो 1894 में पेरिस में हुई थी। अभी पेरिस में ओलंपिक भी हुआ था। तो यही चीज़ इसकी 2 याद रखनी है, एक तो मुख्यालय कहाँ है, स्थापना को क्या हुई थी। और भारत की ओलंपिक समिति भी एक होती है, ऐसे हर देश का होता है। तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद MCQ से संबंधित है पिछले 2-3 क्वेश्चन से। अगला है किलाउआ ज्वालामुखी के बारे में। तो किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ पे है लोकेशन? तो ये हवाई पे है। अब हवाई कहाँ पे है? तो हवाई माउंटेन मतलब हवाई आइलैंड है अमेरिका का। तो उसकी अभी हम मैपिंग देखते हैं। जो 50 कंट्री वो 50 डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं तो वही वाली चीज़ है अमेरिका में। तो किलाउआ ज्वालामुखी, और यहीं पे एक और पढ़ते हैं मोना लोआ ज्वालामुखी। ये पृथ्वी के सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। मोना लोआ और किलाउआ सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी में आते हैं। और ये सील्ड ज्वालामुखी। अब सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है? जहाँ लावा बहता है। तो सील्ड ऐसा होता है तस्तरी टाइप का, समझ लो ऐसा करके, ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा ये, सील्ड थोड़ा फैला सा होगा। तो ऐसे करके, तो ये क्यों ऐसा होगा कि जो ज्वालामुखी से मतलब ये लावा मैग्मा निकल रहा है वो दूर तक जाएगा, फैलेगा फैलेगा तो ऊंचे माउंटेन नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ चिपचिपा लावा बहकर चौड़े और ढालदार बनाता है ये वाली चीज़ें। तो ये मोना लोआ किलाउआ ये दुनिया के सबसे सक्रिय हैं, और उनमें से भी मोना लोआ सबसे ज़्यादा सक्रिय है। अब लोकेशन देखते हैं इसकी, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगला है लोकेशन, तो ये है हवाई। तो हवाई अमेरिका का ही एक क्या है, राज्य है। अगर पूछा जाए अमेरिका के अंतर्गत आता है, बिल्कुल अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो ये है। इसके बाद है रेड प्लस। अब रेड प्लस क्या है? तो ये UPSC का एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, रेड प्लस क्या है, यही केवल पूछा था। तो होता क्या है, दुनिया भर में जब वन कटाई होती है वनों की तो उन्हें संरक्षण भी तो ज़रूरी होता है। तो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट स्पेशल रिपोर्ट है, उसमें बताया रेड प्लस की आवश्यकता आवश्यक स्तर का वित्त पोषण प्रदान करने में विफल रहा, ये बताया गया।
मतलब एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा है रेड ने, मतलब रेड जो संस्था है रेड प्लस है, ये REDD प्लस, तो प्लस में क्या है, ये वित्त पोषण करने में विफल रहे हैं, मतलब जितना इन्हें प्लांटेशन वगैरह के लिए रुपए देना था वो नहीं दे पाया है। तो ये वाली चीज़ है। अब मेन है कि इसे हम समझते हैं क्या, तो रेड और रेड प्लस क्या होते हैं। तो जब भी विकासशील देशों में वन की कटाई और क्षरण होता है तो उन्हें रोकने का प्रयास करता है ये संस्थाएं। क्यों, क्योंकि वही ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से विकासशील देशों में, मेन बात क्या है, विकासशील देशों में ये काम करता है रेड। भारत जैसे देश समझ सकते हैं, विकासशील देश का मतलब भारत जैसे देश, ये चीज़ देखा। UNFCCC फ्रेमवर्क के तहत इसे विकसित किया गया था। तो अगर पूछा जाए तो कब किया गया था इसे, तो यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के तहत इसे किया गया था। अगला है रेड प्लस। रेड प्लस सस्टेनेबल फॉरेस्ट की बात करता है, कार्बन भंडारण को बढ़ावा देने की बात करता है कि कार्बन को हम क्या करें, भंडारण कर पाएँ। तो रेड प्लस क्या हो जाएगा, सतत वन, इसमें वन को और ज़्यादा लगाना, इसमें केवल रोकना ही था। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। तो वनों की रक्षा के लिए इन्हें, जो विकासशील देश हैं उन्हें भुगतान किया जाता है। तो रेड प्लस को अभी चुनौतियाँ क्या मिल रही हैं कि रेड प्लस में पर्याप्त फंडिंग नहीं मिल पा रही है इसे, और जटिल और पारदर्शिता की कमी है। फंडिंग कैसे काम करती है, जटिल है। तो इस वजह से अभी अमेरिका वैसे ही रोक लगाता रहता है। तो अभी वित्त पोषण की समस्या चल रही है। तो अगर वित्त पोषण की इसमें समस्या चलेगी तो वनों की कटाई को क्या है, रोकने में थोड़ी दिक्कत होगी, और नए वनीकरण जो ये संस्था कराती है वो भी कम हो पाएंगे। तो ये चुनौतियाँ रहेंगी। अगला है GPS स्पूफिंग को मामले में। अब ये क्या होता है, जैसे GPS कैसे काम करता है कि ऊपर एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट से हमें पृथ्वी पे क्या मिल रहे हैं, अर्थ पे सिग्नल मिल रहे हैं। अब सोचो इन सिग्नल को तोड़ दिया जाए, तोड़ने का मतलब ऊपर से सिग्नल, चूँकि एक कमज़ोर सिग्नल होते हैं, तो इन सिग्नलों में कुछ फेरबदल कर दिया। मान लो हम यहाँ हैं और हमारी लोकेशन दिखाई जा रही हो इस वाले एरिया में, ऐसा हो सकता है GPS में। तो GPS में चेंज कर सकते हैं हम, तो झूठी खबर दे सकते हैं कि यहाँ का यहाँ, कहीं का कहीं। तो यही होता है GPS स्पूफिंग। तो यही बस समझना है। भारतीय सीमावर्ती एरिया में इससे क्या है, खतरा बढ़ रहे हैं। तो क्यों सीमावर्ती, कि दिल्ली से लोकेशन है दिल्ली हो और लोकेशन पेरिस दिखाने लगे, ऐसे ही अब घुसपैठ कोई कर रहा हो, उसकी लोकेशन गलत हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अब आर्मी वगैरह के लिए गलत है। जैसे कि अभी बताया गया है कि भारतीय सेना में 465 GPS स्पूफिंग के मामले देखे गए हैं सिर्फ 2023 से 25 के बीच में, मतलब जहां GPS के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो ये हमने देख ही लिया क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, गलत जानकारी को पहुंचा दिया जाता है। GPS स्पूफिंग के बारे में कैसे होता है, एक या तो गलत GPS सिग्नल ही भेज दिया जाएगा, या कोई ऐसा शक्तिशाली सिग्नल भेज दिया जाएगा, क्योंकि GPS का सिग्नल कैसा होता है, थोड़ा कम शक्तिशाली होता है। तो एक अच्छा सिग्नल भेजा जाएगा शक्तिशाली, जो लगेगा कि यही है, और वो भ्रम पैदा करेगा। तो ये है। अब खतरे क्या हो सकते हैं, सोचो ऐसा ही सिग्नल वायुयान को भेजा जाए, हवाई जहाज़ को कोई एक सिग्नल भेजा जाए आपको कि आपको इस एरिया में लैंड करना है, और ये सिग्नल अच्छा भी हो, अब वो पता चले कि वो इस एरिया में मुड़ जाएगा, उसे मुड़ने के लिए वो बोल दिया जाए। तो हवाई जहाज़ों में टकराव और ऐसी चीज़ें हो सकती। स्मार्ट वाहन जैसे कार है, आजकल AI वाली कार चल रही हैं जो खुद से चलती हैं, उनके सिग्नल में चेंज कर दिया जाए, पता चले दूसरी ओर पहाड़ है उसी तरफ से भेज दिया जाए। तो ऐसी चीज़ें हो सकती। और डिफेंस में तो समझ ही सकते हैं कई सारे खतरे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी। इसके बाद है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। अब विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 आई है। अब इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या आई है कि पाकिस्तान भारत से ज़्यादा खुशहाल बता दिया गया है। तो ये है। तो इस रिपोर्ट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबींग रिसर्च द्वारा इसे निकाला जाता है। तो ये संस्था जो इसे, और जो मेन संस्था है उसका नाम क्या होता है, UNSDSN, जो सतत विकास के नेटवर्क की एक संस्था होती है। तो ये याद रखना है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट क्या है, तो इसमें क्या होता है, हैप्पीनेस के लिए देखा जाता है, 0 सबसे ख़राब होता है, 10 सबसे अच्छा जीवन होता है, और पाकिस्तान को भी सही बता दिया गया है। तो खुशहाली मापने के प्रमुख पैमाने GDP है, जल सामाजिक सहयोग है, मतलब जिस देश की GDP अच्छी हो रही हो, सामाजिक सहयोग बढ़ रहा हो, भ्रष्टाचार कम हो, जीवन प्रत्याशा कैसी हो, ज़्यादा हो, मतलब जन्म के समय स्वस्थ जीवन जीने की उम्मीद ज़्यादा हो, उदारता होनी चाहिए समाज में, और स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद प्रमुख अगर देखें सबसे पहला कौन सा है, तो जहाँ सब फाइन है, तो फिनलैंड में सब फाइन है, रैंकिंग में सबसे ज़्यादा खुशहाल है। भारत की रैंकिंग देखें तो भारत 147 देशों में 118 रैंक पे है। तो ये हमने देखा।
अगला देखें, ध्वनि का तो व्यक्ति मतलब एक नई डिवाइस की खोज हुई है, किसने करी है? तो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक ऑडिबल इनक्लेव विकसित किया है। अब इसमें क्या होगा, जैसे अभी हमें केवल अपन एक आवाज़ सुननी हो तो हेडफोन का यूज़ करते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति ना सुन पाए, तो यही तो करते हैं। अब एक नई डिवाइस की खोज हुई है, ये क्या करेगा, जैसे एक व्यक्ति है ये, अब इसे एक, अब ये डिवाइस है यहाँ से, अब यहाँ पे कई सारे लोग हैं मार्केट में, तो अब हमें केवल एक व्यक्ति को सुनाना हो कोई आवाज़, तो क्या करेंगे, ये डिवाइस मान लो ये रख ली हमने, उसके बाद इसमें एक बीम होगी, बीम क्रिएट, जैसे प्रकाश चलता है ना सामने की तरफ, तो बीम होगी। अभी साउंड कैसे चलता है, साउंड चारों तरफ चलता है, अब चारों तरफ साउंड चलेगा तो सबको सुनाई पड़ता है, पर जैसे हम टॉर्च यूज़ करते हैं वैसे ही इसमें एक बीम होगी, वो सीधे उसी व्यक्ति के लिए होगी। अब मान लो कोई व्यक्ति कार में बैठा है और सामने उसने वो डिवाइस रखी, तो केवल बीम उसके कानों में ही जाएगी, केवल उसे ही सुनाई पड़ेगा, पूरे एरिया को सुनाई नहीं पड़ेगा। तो यही है एक ऑडिबल इनक्लेव अगर पूछा जाए। तो अब हमने समझ लिया ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ध्वनि तरंगें चारों तरफ फैल जाती हैं और ये इसमें एक फ्रिक्वेंसी यूज़ करी जाती है, जो फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, उच्च आवृत्ति वाली होती है। अब उच्च आवृत्ति तो हम जानते हैं इंसान सुन ही नहीं सकता है, तो इसमें उच्च आवृत्ति की जाएगी जो सारे एरिया में जाएगी, वो कोई सुन नहीं पाएगा। फिर एक बीम क्रिएट की जाएगी जो सीधे उसी व्यक्ति तक जाएगा। तो ये इसके बारे में था, ऑडिबल इनक्लेव के बारे में है। तो यही चीज़ें इसके बारे में कि दो अलग अलग आवृत्तियाँ यूज़ करी जाएंगी और जो किसी को न सुनाई दे, फिर एक तरंग हो जाएगी, वो बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी और फिर नई एक ध्वनि उत्पन्न कर देती है, तरंग उत्पन्न करेगा। तो इसका कहाँ, जैसे भीड़ वाले एरिया में, सुरक्षा में, विपणन, मार्केटिंग वगैरह, मनोरंजन, कहीं पर भी इसका यूज़ करा जा सकता है। इसके बाद है भारत में स्टील के उत्पादन के बारे में। तो 12% सेफगार्ड लगाया है सरकार ने। अब सेफगार्ड का मतलब क्या होता है कि जब हमें अपने उद्योग को क्या करना हो, प्रोटेक्ट करना हो, मान लो चाइना से सस्ता स्टील आ रहा हो और भारत का स्टील महंगा हो, तो इंसान भारत चाइना का ही तो खरीदेगा। तो सरकार क्या करेगी, उन पे 12% अब एक्स्ट्रा स्टील पे सेफगार्ड ड्यूटी लगा देगी, ताकि जो घरेलू उद्योग के जो स्टील है उसे क्या हो, खतरा ना हो, मतलब उसे भी लोग खरीदते रहें। तो यही है। और ये करता कौन है, तो भारत में संस्था का नाम याद कर लेना है। संस्था क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, इलाज ही तो कर रहे हैं एक तरीके का। तो जो डायरेक्टोरल जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ने 200 दिनों के लिए 12% लगाने की सिफारिश करी है। अब ये सिफारिश करेंगे तब सरकार, वित्त मंत्रालय है, वो उसे मंजूर करता है। तो नॉन अलॉय, अलॉय मतलब स्टील के हर एक प्रकार में ये यूज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उससे खतरा है चाइना के इस वजह से। और अमेरिका भी लगा ही रहा है अपने यहाँ सिक्योरिटी, तो अमेरिका भी लगा रहा है, इस वजह से देश में आयात शुल्क बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आयात शुल्क बढ़ा दिया है, इससे निर्यातक जो है भारत में अब नहीं निर्यात कर पाएंगे और भारत के निर्यातकों को विदेश में भी कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना जो स्टील वगैरह वो सस्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी, अब अमेरिका ने अपने पे 25% लगा रखा है, तो भारत ने भी अपने पे लगा दिया। तो यही सारी चीज़ है। भारत की चिंता क्या है, अमेरिका के टैरिफ से भारत में सस्ते आयात और ज़्यादा हों, क्योंकि अब अमेरिका में स्टील तो जा नहीं पाएगी, अमेरिका में नहीं जा पाएगी, तो कहाँ पे आएगा, भारत में आएगा, और भारत में भी स्टील इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें। अब डायरेक्टर जनरल वाले के बारे में देखें, जो ट्रेड रेमेडीज़ जो अनुशंसा देता है, ये 2018 में स्थापित किया गया था, जो अपना मिनिस्ट्री है वाणिज्य वाला। उद्देश्य क्या है, अनुचित व्यापार, डंपिंग को ख़त्म करना मेन बात है। डंपिंग क्या, जैसे चाइना सस्ता स्टील भारत में डंप कर देगा, तो वही एंटी डंपिंग के लिए इसका यूज़ करना है। WTO से जुड़ी व्यापारिक नीतियाँ भारत का पक्ष रखती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि WTO के नेगेटिव में, ये वाली चीज़ें नॉर्मल है। अब भारत में स्टील देख लेते हैं, तो स्टील में क्या होता है, तो स्टील में 2% से कम होगा कार्बन, मिश्र धातु होती है स्टील, 2% से कम कार्बन होता है, 1% से कम मैग्नीज होता है। तो जनवरी में हमने इससे संबंधित एक आर्टिकल देखा था, यही सेम आर्टिकल जो स्टील से संबंधित था। तो अगर 2% से ज़्यादा कार्बन होता है स्टील में, तो इसे कास्ट आयरन कह देते हैं, और 2% से कम होगा तो इसे आयरन, मतलब ये वाला कह देते हैं। तो ये है स्टील वाले में।
इसके बाद है भारत में कच्चे माल के लिए है ये स्टील वगैरह का 179 टन के आसपास। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है चाइना के बाद, तो दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। और कच्चे माल इस्पात में भारत की जो निजी क्षेत्र की भागीदारी है वो 83% है, मतलब प्राइवेट सेक्टर भारत में ज़्यादा है। सबसे बड़ा उत्पादक याद रख सकते हैं उड़ीसा, यही याद रखना है, सब तो नहीं। उड़ीसा सबसे बड़ा भारत में क्या है उत्पादक है। इससे संबंधित अब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगला है डेयरी के बारे में। तो डेयरी विकास के लिए सरकार ने क्या किया है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए अभी मंजूरी दे दी गई है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चूँकि बैठक हुई है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक डेयरी पे एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। क्या हुआ है इसमें, 1000 करोड़ अधिक आवंटित करे गए हैं, इस वजह से भी ये चर्चा में चल रहा है। अब कुल जो बजट है डेयरी के लिए, डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए, वो 2790 करोड़ हो गया है 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए। ये तो इतना रुपए हो गया है, क्यों, क्योंकि अभी हमें डेयरी विकास को बढ़ावा देना है। उद्देश्य क्या है, डेयरी में इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। दुग्ध बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण, क्योंकि जो महिला रोजगारों में कुल डेयरी कार्यबल का मतलब महिलाएं ज़्यादा जुड़ी होती हैं डेयरी वाले उद्योग से। अब एजेंसी कौन सी होती है, तो डेयरी मिनिस्ट्री है अपना, तो पशुपालन और डेयरी विभाग है। डेयरी की अवसंरचना में पहले वही बुनियादी ढांचे का विकास करना है, दूध के लिए प्लांट वगैरह लगवाने होते, परीक्षण हो, गुणवत्ता कैसी हो, ये सारी चीज़ें पहले शुरुआत में ये चीज़ें होंगी स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में क्या होगी, सहकारी समितियाँ के माध्यम से विकास किया जाएगा। सहकारी समितियों का मतलब कई सारे लोग ग्रुप बना लेंगे और उसके बाद बड़ा मार्केट बन जाएगा। तो ये 2 चीज़ें होती हैं इसमें, और इसमें सरकार सहयोग करती ही है, और इसमें जापान से भी हम क्या कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। तो ये देगा, इसके संबंध में अब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगला है भारत में प्रेशर रेमिटेंस के लिए, तो कल हमने ये देख ही लिया था, सेम है, तो बस रिवाइज के लिए है यहाँ पे। कल हमने ये देखा था भारत में रेमिटेंस पहले खाड़ी देशों से ज़्यादा आता था, बस अब ये इंपॉर्टेंट कर लेना है कि अब कहाँ से आता है, अमेरिका और ब्रिटेन सबसे टॉप पे है। पहले खाड़ी देश था, अब ये नहीं है, अब फर्स्ट पे कौन है, अमेरिका और ब्रिटेन हो गए हैं। तो ये समझना था। और हमने ये देखा था सबसे ज़्यादा अमेरिका से आ ही रहा है, उसके बाद ब्रिटेन से, अगले उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अमेरिका के बाद जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में आ रहा है, तो कौन से राज्य में आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है। महाराष्ट्र और केरल में जो रेमिटेंस आ रहा है, तो ये हमने कल देखा था, सेम चीज़ें हैं। तो ये है। अगला है गोकुल मिशन को लेकर। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो गोकुल मिशन जो है वो अभी डेयरी के साथ साथ ये भी चलाया गया है गोकुल मिशन। इसमें 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, और इसमें अभी वही 1000 करोड़ का जो अगले अतिरिक्त आवंटित है। अब गोकुल मिशन के अंतर्गत है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, देसी नस्ल को संरक्षण करना है, दुग्ध बढ़ाना है, आनुवंशिक सुधार करना है, ये तो सारी चीज़ें सही है, पर देसी नस्ल को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। बाकी दुग्ध उत्पादन, पशुधन के आनुवांशिक सुधार, जो गाय होंगे, बैल होंगे, उनके जो आनुवांशिक जेनेटिक जो रूप से है उन्हें सही से सुधार करना है, ये सारी चीज़ें। तो गोकुल मिशन कब स्टार्ट हुआ था, सन 2014 में हुआ था। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ क्रियान्वयन मत्स्य और जो पशुपालन मिनिस्ट्री है, डेयरी मिनिस्ट्री, वही इसको कर रही है। गतिविधियाँ, मुख्य गतिविधियाँ क्या है, सीमन स्टेशन बनाने, कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क है, जो पशु प्रजनन फार्म विकसित करने, और जो किसान वगैरह हैं जो मतलब डेयरी से जुड़े हैं उन्हें स्किल कर देना है। तो गोकुल ग्राम बनाए जाते हैं, जिसमें 16 गोकुल ग्राम स्थापित भी किए जा चुके हैं देश में देसी नस्लों के संरक्षण के लिए। इससे वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा एडिटिंग वगैरह करके देसी नस्लों में सुधार भी किया जा रहा है। फंडिंग क्या है, तो 100% अनुदान है। अनुदान का मतलब दान है, लिया नहीं जाएगा। तो 100% अनुदान पर ही आधारित चल रहा है गोकुल मिशन। और इसमें इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन मतलब गर्भावस्था के लिए 5000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है। इसके बाद ये सारी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए भी सब्सिडी की बात करी गई है। तो 2021 मतलब 14 से चल ही रहा है, तब से 21 से लेकर 26 तक इसमें थोड़ा अपडेट किया गया है। जैसे जो जानवर होते हैं, बच्चे होते हैं इनके, गाय वगैरह के, उनके लिए 35 आश्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, और पूंजी लागत का 35% उन्हें एक मुश्त दिया जाएगा। साथ ही सब्सिडी जो अच्छी, जो आनुवांशिक गुणवत्ता के जो बच्चे हैं गाय वगैरह के, उनके प्रोत्साहन देना है। इसे 3% इसमें जो ब्याज मुक्त मिलेगा, मतलब ऐसे समझो ऋण पर 3% अनुदान भी दिया जाएगा।
अब दुग्ध में वृद्धि तो हो ही रही है भारत में। कितना वृद्धि हुआ है दुग्ध उत्पादन में? 26.34% की वृद्धि हुई है। और पिछले 10 सालों में जो दुग्ध उत्पादन बढ़ा है वो 63% के आसपास बढ़ गया है पिछले साल में ये, और ये बढ़ा है। तो ये वाली चीज़ ये हमने देखा आज 22 मार्च का जो भी करेंट अफेयर्स था।